भारत के पश्चिम तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता 2 कारकों से संबंधित है। समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं तथा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है, की स्थिति के द्वारा होता है। जब भी मानसून द्रोणिका अक्षय दोलायमान होता है, विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिम तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तर भारतीय मैदान तथा प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भारत में पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान में प्रायद्वीप के उत्तर भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये प्रश्न आरएएस में भी पूछा गया है एक बार कि किस तरीके से घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया था, तो इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ें। ठीक है। मानसून में विच्छेद देखो क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार तो कुछ दिनों तक अच्छे से बारिश होती है, उसके बाद 1-2 दिन या कई सप्ताह तक बारिश नहीं होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? मानसून का विच्छेद कहा जाता है। विच्छेद यानी कि एक तरह से कट जाना, टूट जाना, संबंध टूट जाना, एक तरीके से ऐसे विच्छेद करना। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न कारणों से होते हैं। ये निम्न है। उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। एक दूसरा कारण है कि पश्चिम तट पर मानसून का विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगे। देखो, कोई भी पवनें जो होती हैं वो जब तट से टकराती हैं तभी बारिश होती है। देखो, ये है हमारा भारत का नक्शा। यहाँ पर जब तट से टकराती हैं तो ही बारिश होती है। अगर ये पवनें इस तरीके से ऐसे निकल जाएंगी समानांतर, तो उससे क्या होगा? बारिश नहीं होगी। ये पवनें, अभी हम बात करें कि जिस तरीके से, देखो ये दक्षिणतम हिस्सा, पवनें अगर ऐसे निकल गई तो बच्चों बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, क्योंकि अरावली की स्थिति ऐसे है। तो अरावली से जब ये हमारा मानसून दक्षिण पश्चिम आता है तो हमारी पवनें किस तरीके से अरावली के समानांतर इस तरीके से निकल जाती हैं, लेकिन जब हिमालय से टकराती हैं तब जाके इन क्षेत्रों में बारिश करती हैं। अगर अरावली की स्थिति ऐसे होती, अरावली हमारे राजस्थान में ऐसे है, लेकिन अगर ऐसे होती तो क्या होता? ये पवनें इससे टकराती और यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश करती। इसलिए पवनों का टकराना बहुत जरूरी है, उसी से क्या है? हमारी बारिश होती है। आगे देखो, आगे हम पढ़ रहे थे कि अगला पॉइंट है हमारा, राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। मानसून का निवर्तन यानी कि मानसून का लौट जाना या पीछे हटने को हम क्या कहते हैं? मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक यह पूरे भारत को छोड़कर लगभग समस्त भारत से निवर्तन इसका हो जाता है, यानी सारे भारत से अक्टूबर के आसपास मानसून लौट जाता है। लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु या कोरोमंडल तट, हम जिसे कहें, अभी हमने आगे पढ़ा था कि कोरोमंडल क्षेत्र में बारिश करती हैं। तो देखो, हम इस नक्शे पर आते हैं। यहाँ से क्या है कि लौटता हुआ मानसून, पहले इन क्षेत्रों में बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और जब ये पवनें इस तरीके से उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटता है तो यहाँ बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके, और इस क्षेत्र में ये है हमारा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, यहाँ पर बारिश करता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि लौटता हुआ मानसून किस क्षेत्र में बारिश करता है, तो कोरोमंडल तट कहें या तमिलनाडु वाले क्षेत्र कहें, उसमें बारिश करता है। ऋतुओं की लय, भारत की जलवायु दशाओं को उसकी वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु जिसे हम वर्षा ऋतु भी कहते हैं, और मानसून के निवर्तन की ऋतु जब हमारा मानसून लौटता है। ठीक है। शीत ऋतु के बारे में बात करते हैं। तो शीत ऋतु के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके कि हमारा जब टेम्परेचर कम होता है तो उसमें क्या है, तापमान कम तो वायुदाब अधिक होता है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, इसीलिए हमारे सर्दियों में हवाएं कैसे चलती हैं? स्थल भाग से जल भाग की ओर चलती हैं।
इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक से नीचे चला जाता है। इस ऋतु में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड पड़ने के 3 कारण हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। ये क्षेत्र क्या है, तटवर्ती लगे हुए नहीं है, तो यहाँ पर यह किस प्रकार की जलवायु होती है, महाद्वीपीय प्रकार की। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वहां पर हिमपात के रूप में बारिश होती है, बर्फ के रूप में, तो वहां पर इससे क्या है, शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर ला देती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला या कोहरा भी पड़ता है। देखो, मानसून को समझना। मानसून का स्वभाव, रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल की एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जा सकता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पॉलिनेशिया के लाहिती तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों के आधार पर मानसून की संभावित व्यवहार के बारे में काफी समय का पूर्वानुमान लगाता है। देखो, मौसम विभाग क्या है, हमें पूर्वानुमान के आधार पर ही बताता है कि बारिश होने वाली है, किस तरीके का मौसम रहने वाला है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। देखो, प्रायद्वीपीय जो भारत है हमारा, जो तटवर्ती क्षेत्र है, उनमें क्या है, समकारी प्रभाव रहता है, हमेशा एक जैसा मौसम रहता है। वहां पर हमें सर्दी की कोई विशेष ऋतु नहीं होती है, वहां पर ऐसी कोई सर्दी नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में भी ये 29.5 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। तो देखो, लगभग बराबर है, जनवरी में भी सेम है और उसके बाद जून में भी सेम है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। वायुदाब तथा पवनें दिसंबर के अंत तक। 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर चमकता है। अभी मैंने बताया था। इस ऋतु में मौसम की विशेषता, उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब विकसित होना है, क्योंकि दिसंबर में क्या होता है, हमारे यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम तो वायुदाब अधिक, इसलिए उच्च वायुदाब विकसित होता है। दक्षिण भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता है। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं उत्तर पश्चिम भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। देखो, इस नक्शे में हमें दिखा रखे हैं पवनें, जनवरी की दिखा रखी हैं और जुलाई की। हम नक्शे के आधार पर जब अध्ययन करते हैं तो हम जनवरी और जुलाई को ही लेकर चलते हैं। टेम्परेचर वगैरह के लिए इन्हीं महीनों का चुनाव किया जाता है, जनवरी का और जुलाई। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती हैं। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति से पवनें चलने लगती हैं। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इसकी दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इसकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी होती है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है और फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुंच जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, ये पश्चिम दिशा की ओर से आते हैं, इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। और ये मावट लेकर आते हैं हमारे भारत में, जिसे क्या है, राजस्थान में मावट कहा जाता है। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में क्या भूमिका निभाते हैं। वर्षा, शीतकालीन मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम तो वायुदाब अधिक, तो हवाएं हमेशा स्थल भाग से समुद्र भाग की ओर चलेंगी। क्यों वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि एक तो इसमें नमी केवल नाम मात्र की होती है, क्योंकि स्थल भाग से चल के आ रही हैं। दूसरा क्या होता है कि स्थल पर घर्षण के कारण पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा की संभावनाएं निरस्त हो जाती हैं। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए क्या है, अच्छी होती है ये बारिश।
लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, क्योंकि वहां से हमारी सदावाहिनी नदियां निकलती हैं। वो क्या है, बर्फ के निरंतर बर्फ से ही बह कर आती हैं, तो क्या है, सदावाहिनी नदियां होती हैं। इसीलिए वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। देखो वर्षा की मात्रा क्या होती है, मैदानों में तो पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है और पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच में वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। कभी कभी देश के मध्य भागों तथा दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीनों में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, उत्तर पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती हैं। देखो अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारी बारिश होती है। अभी भी मैंने बताया था, जो बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी मानसून लौटता है वो मानसून हमारी आर्द्रता, देखो इस तरीके से जब मानसून लौटता है यहाँ से, तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके कोरोमंडलीय तटवर्ती क्षेत्र में अक्टूबर नवंबर के महीने में बारिश करता है, क्योंकि अक्टूबर में हमारा लौटता है मानसून, लगभग सारे भारत से लौट जाता है, तो कोरोमंडल तटीय क्षेत्र या तमिलनाडु क्षेत्र कहें, वहां पर बारिश करता है। ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा पर हमारा सूर्य चमकता है 21 जून को। तो तापमान अधिक होता है, तो वायुदाब कम होता है। हवाएं हमेशा कहाँ से चलेंगी, समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी। उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई और जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन का पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिम भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना सामान्य बात नहीं है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती है। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तर भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर लगभग सेम रहता है। ये जो तटवर्ती इलाके हैं हमारे, यहाँ पर गुजरात की बात करें हम, उसके अलावा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है, ये सारे क्षेत्र क्या है, हमारे तटवर्ती इलाके हैं। यहाँ पर समकारी प्रभाव बना रहता है, हमेशा एक जैसा मौसम रहता है। आगे देखो, क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे तटवर्ती क्षेत्रों से अंदर की ओर जाते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्रों में तो लगभग समान रहता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफी ऊंचा रहता है और ये 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। वायुदाब और पवनें। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप में गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है और मोटे तौर पर यह निम्न वायुदाब की लंबायमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट और बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिमी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले भी की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंतर प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। अब देखो, कुछ जो पवनें हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क व तप्त हवाएं चलती है, जिन्हें राजस्थान में लू कहा जाता है, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद तथा शीतल हवाएं भी लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती हैं। शुष्क एवं आर्द्र वायु संहतियों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। देखो, ग्रीष्म ऋतु की
कुछ हम पवनों के बारे में, स्थानीय तूफानों के बारे में बात कर लेते हैं। आम्र वर्षा, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं जो केरल और तटवर्ती क्षेत्रों में, देखो ये रहा हमारा केरल और तटवर्ती जो इसका इलाका है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बारिश करती हैं। इनको क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा, क्योंकि ये आम की फसल के लिए अच्छी होती हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो हमारी है, केरल में ही एक कहवा की फसल के लिए भी लाभदायक होती है, इसलिए इसे फूलों वाली बौछार या फिर चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। काल बैसाखी, फिर ये आगे की ओर खिसकती जाती है, हमारे असम और पश्चिम बंगाल की ओर खिसकती जाती है। उसको देखो यहाँ से असम और पश्चिम बंगाल की ओर जब विस्थापित होगी तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बैसाख के महीने में होती है, इसलिए इसे बैसाखी कहते हैं। और ये काल लेकर आती है, यानी बहुत प्रचंड और विनाशकारी होती है, इसलिए इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये चाय, पटसन, चावल, इनकी फसलों के लिए अच्छी होती है। असम में इसे क्या कहते हैं, बारदोली छीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। असम में इसका नाम बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। और लू का तो हमें पता ही है कि उत्तर मैदान पंजाब से बिहार तक हमारे चलती है, जिसमें हमारा राजस्थान का हिस्सा भी आता है, उसमें हमारे लू चलती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, यहाँ पर थी हमारी आम्र वर्षा जो केरल में होती है, उसके केरल और कर्नाटक जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, केरल से लगता हुआ हमारा ऊपर वाला कर्नाटक, इन क्षेत्रों में होती है। फूलों वाली बौछार कहवा की फसल के लिए केरल में होती है। उसके अलावा काल बैसाखी हमारे असम, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में होती है। बारदोली छीड़ा इसे असम में कहा जाता है। और उसके अलावा लू है जो हमारी कहाँ से चलती है, पंजाब से बिहार तक होती है, उसको हमारे लू कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, वर्षा ऋतु जिसे भी कहा जाता है। मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। देखो वही मानसून के बारे में हमने बात की थी कि यहाँ से हमारी इस तरीके से पवनें यहाँ से टकराती हैं और एक शाखा यहाँ नर्मदा के समानांतर चली जाती है और एक शाखा हमारे कहाँ से चली जाती है, अरावली के समानांतर निकल जाती है, व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। और ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण से मिल जाती हैं। भूमध्य रेखा गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लेकर आती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। देखो किस तरीके से रहती है हमारे, हम अभी जो वायुदाब पेटियां हैं उनके बारे में अगली बुक में पढ़ेंगे जो हमारी भौतिक भूगोल की है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि इस तरीके से हमारी व्यापारिक पवनें आती हैं 0 डिग्री पर, इस तरीके से ये आती हैं। इनकी दिशा ऐसे होती है, उत्तरी गोलार्ध में, ये वाला हमारा उत्तरी गोलार्ध इधर वाला, इसकी दिशा इस तरीके से होती है। लेकिन एक नियम के अनुसार कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है, उस नियम के कारण क्या है, ये अपने उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये हवाएं क्या है यहाँ पर मिलती हैं और फिर ये हवाएं यहाँ से पार करके ऊपर जाती हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ये अपना चक्र घुमा लेती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें बन जाती हैं जो भारत में बारिश करती हैं, मानसूनी बारिश करती हैं। देखो यहाँ पर जून से सितंबर के मध्य हमारे बारिश होती है, क्योंकि 1 जून को यहाँ केरल में हमारा मानसून प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। एकदम से बारिश का आना मानसून का प्रस्फोट, मानसून का फूटना या ब्लास्ट होना, इस तरीके से कहते हैं इसको। जून के पहले सप्ताह में केरल 1 जून के आसपास आता है। कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच के तापमान में 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। जो ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती हैं, उच्चावच और उत्तर पश्चिम भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। देखो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है और यहाँ से क्या है, 2 भागों में बढ़ जाता है। देखो इस तरीके से यहाँ से पवनें प्रवेश करती हैं, यहाँ से एक शाखा चली जाती है अरब सागर की ओर, एक शाखा मुड़ जाती है यहाँ नीचे से ही बंगाल की खाड़ी की ओर। इसी के बारे में लिख रहा है, देखो 2 शाखाएं बन जाती हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की मानसून पवनें, अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। इसकी एक शाखा पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिम घाट के ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल और पश्चिम तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं। देखो इसकी अरब सागर की जो एक शाखा है वो तो क्या है, अपने पश्चिम तटीय मैदान है वहां पर बारिश करती हैं
उसके बाद जो दूसरी जो शाखा है हमारी, वो कहाँ से, मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदी घाटियों, जो मैंने अभी भी बताया था कि इसकी एक शाखा क्या है, नर्मदा के समानांतर निकलती है, वहां पर बारिश करती है। उसके अलावा जो तीसरी शाखा है वो जो है सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है और यह अरावली के समानांतर पश्चिम राजस्थान को लांघते हुए चली जाती है। लेकिन ये कम बारिश करती है, क्योंकि मैंने तुम्हें अरावली की स्थिति बताई थी कि अरावली की स्थिति कैसे है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, जो क्या है, बारिश के कम होने का कारण है। अगर अरावली की स्थिति इस तरीके से होती कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती, तो उससे क्या है, ये अरावली से टकराती मानसूनी पवने और बारिश ज्यादा होती यहाँ पर। आगे देखो, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवने, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के छोटे से भाग, देखो म्यांमार के तट पर स्थित अराकान की पहाड़ियों इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। यहाँ से ये शाखा हिमालय पर्वत और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर एवं उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी में बढ़ती है। देखो किस तरीके से कह रहा है ये कि देखो यहाँ से जो शाखा बनती है बंगाल की खाड़ी की, उसकी एक शाखा तो यहाँ से इस तरीके से पंजाब वगैरह की ओर चली जाती है और एक शाखा यहाँ क्या चलते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर, जो मेघालय, गारो खासी, जयंतिया की पहाड़ियां, यहाँ पर कीपाकार पहाड़ियां हैं, खासी की पहाड़ियां, यहाँ पर चेरापूंजी और मासिवराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये बंगाल की खाड़ी वाला मानसून रहता है। देखो आगे देखते हैं, इसकी एक शाखा, यहाँ यह शाखा विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिवराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं, क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। देखो समानांतर किस तरीके से पड़ता है, देखो यहाँ पर ये बात करें हम, तटवर्ती इलाका हमारा नीचे का, यहाँ से बंगाल की खाड़ी की जब पवने जाती हैं तो ये क्या है, बिल्कुल समानांतर पड़ता है। तो पवने इस तरीके से सीधी निकल जाती हैं। अगर ये पवने इस तरीके से आती तो इस तट से टकराती और यहाँ पर बारिश होती, और जब वो लौटता हुआ मानसून यहाँ पर बारिश करता है, क्योंकि वो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके यहाँ से इस तट से टकराता है, फिर यहाँ पर बारिश करता है। शीतकालीन मानसून, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के महीने में बारिश होती है यहाँ पर। यह है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। मानसून वर्षा की विशेषताएं, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान हमें प्राप्त होती है, क्योंकि इसी टाइम हमारा मानसून आता है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावास तथा भू आकृति के द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम घाट की पवनाभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी यहाँ की पहाड़ियों और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून की वर्षा घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर। देखो जैसे जैसे यहाँ से तटवर्ती इलाके से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं, दिल्ली तक गए, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर तक हो गई। यहाँ सबसे अधिक बारिश थी अपने कोलकाता में, फिर पटना में, अपने बिहार में पटना, फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 76 सेंटीमीटर थी, और दिल्ली में हम गए तो दिल्ली में हमारी कितनी हो गई, 56 सेंटीमीटर तक हो गई, क्योंकि यहाँ से तटवर्ती क्षेत्रों से घटते घटते ऊपर तक कम हो गई बारिश। किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के लिए आर्द्र दौरों में आती है। इन गीले दौरों के कुछ सूखे अंतराल भी पाए जाते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। मैंने बताया था कुछ समय तक होने के बाद, जैसे कुछ हफ्तों तक नहीं हुई, तो उसे क्या कहा जाता है, मानसून का विच्छेद कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है और इसमें बहुत सा पानी बह जाता है, जो मिट्टी का अपरदन होता है। इससे भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से हमें प्राप्त होता है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफी देर से होता है। कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। इसे खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता है, शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। अब मानसून की निवर्तन की ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीनों में क्या होता है, मानसून का निवर्तन होता है। मानसून पूरे तरीके से धीरे धीरे करता हुआ सारे क्षेत्रों से लौट जाता है। मानसून निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है, तापमान बढ़ने लगता है, जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की ऊष्मा
कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तर भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून की निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं तथा दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, क्योंकि इनसे क्या है, किस तरीके की बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तेज गति की बारिश होती है। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई क्षेत्र प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ पर आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। देखो, बंगाल की खाड़ी में इस तरीके के तूफान ज्यादा उठते हैं, अरब सागर में इस तरीके के तूफान कम उठते हैं। भारत की परंपरागत ऋतुओं के बारे में बात करते हैं तो भारत में परंपरागत रूप से देखो ऋतुओं को 6 भागों में बांटा गया है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। और भारतीय महीने के अनुसार भी इन्हें बांटा गया है और इनको अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी बांटा गया है। वर्षा का वितरण भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है हमारी लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास है। अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों वाले क्षेत्र हैं, जो मेघालय में है हमारा। खासी पहाड़ियों के दक्षिण में हमारा चेरापूंजी और मासेवराम क्षेत्र है, जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी और निकटवर्ती क्षेत्र वो भी क्या है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश प्राप्त करते हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में हम बात करें तो गुजरात का दक्षिणतम भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित पूर्वी प्रायद्वीपीय, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमालय के साथ संलग्न जो उत्तरी उप हिमालय है हमारा, उसके साथ संलग्न है हमारा गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी, मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला है हमारा न्यून वर्षा के क्षेत्र। न्यून वर्षा के जो क्षेत्र हैं उसमें हमारा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्रों में है वो है हमारा लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, कर्नाटक, महाराष्ट्र में और पश्चिम राजस्थान में हमारा क्या है, लगभग सूखा रहता है, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश यहाँ पर होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। बारिश जो हिमालय क्षेत्रों में होती है हमारे हिमपात के रूप में होती है। मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप को पहचानिए। मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन किया है, आशा करती हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। वर्षा की परिवर्तिता, भारत में वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकलित करने के लिए निम्न सूत्र दिया गया है, विचरण गुणांक मानक विचरण बटे माध्य इंटू 100। देखो, वर्षा की मात्रा सभी क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि वर्षा का बहुत अंतर मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का अलग अलग प्रभाव पाया जाता है, पवनों का किस तरीके से बारिश होती है। अब भारत की जलवायु प्रदेश है हमारे, कि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, हमें पता है। यहाँ पर मौसम के तत्वों से मेल अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। यही भिन्नताएं जलवायु के प्रकारों में देखी जा सकती हैं। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। जलवायु प्रदेश में जलवायु दिशाओं की समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं। देखो, दो विद्वान हुए हैं हमारे, दो भूगोलवेत्ता हैं जिन्हें हम कॉपेन और थॉर्नवेट के जो जलवायु वर्गीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है यहाँ पर दिया गया है, तापमान और वर्षा को उन्होंने क्या है, आधार माना है जलवायु वर्गीकरण का अपने का। इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तापमान और वर्षा। ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहां पर सारा साल औसत तापमान, मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। शुष्क जलवायु, जहां पर तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है, यानी बारिश कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है, इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्धशुष्क मरुस्थल S कहलाता है और शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल W कहलाता है। गर्म जलवायु, यहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हिम जलवायु, यहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। बर्फीली जलवायु, यहाँ पर सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन की जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया गया है। देखो, कुछ संकेत दिखाए गए हैं इंग्लिश के अक्षरों के हिसाब से। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों को
एस को अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्लू कैपिटल में है, एस को अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्लू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उपविभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया है, जिसमें एफ स्मॉल लेटर वाला उसके लिए है कि पर्याप्त वर्षा होना, एम का मतलब है शुष्क मानसून वर्षा होते हुए वर्षावन, डब्लू का मतलब है शुष्क शीत ऋतु, एच का मतलब है शुष्क और गर्म, सी का मतलब है 4 महीनों में से कम अवधि में औसत वर्षा 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और जी का मतलब है गंगा का मैदान। ये देखो ये सारे कैपिटल में है, वो सॉरी स्मॉल में है और वो दोनों कैपिटल में है। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर है और जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से हमें बारिश प्राप्त होती है। हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है, जैसे कि हमने देखा था कोसी नदी है हमारे बाढ़ का कारण बनती है, दामोदर नदी है हमारे बंगाल का में बाढ़ का कारण बनती है, तो कुछ नदियां बाढ़ का कारण भी बनती है, बारिश तेज होने से बाढ़ भी आ जाती है, कुछ भागों में सूखा भी रहता है। जैसे हम बात करें हमारे जैसलमेर के क्षेत्र की, भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती है तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। अचानक बारिश होने से क्या है, बहुत ज्यादा कटाव हो जाता है मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के अत्यंत लाभकारी होती है, क्योंकि जो शीतकालीन वर्षा होती है हमारी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा वो बहुत धीरे धीरे होती है और वो क्या है रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता भोजन वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। देखो यहाँ पर उनको दिखाया गया है AMW का मतलब है, देखो यहाँ से ए से तो मतलब है हमारा शुष्क उष्ण कटिबंधीय, एम का मतलब है मानसूनी और डब्ल्यू का मतलब है हमारी शुष्क। देखो एस का मतलब है हमारी शुष्क, ए से तो हमें शुष्क को प्रेजेंट किया है और एस से है हमारा ग्रीष्म ऋतु वाला समर, ठीक है। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, AW से है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की, BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ठीक है। एस से स्टेपी जलवायु, डब्ल्यू से हमारा गर्म मरुस्थलीय, हमने पीछे देखा था एस और डब्ल्यू का मतलब। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार जो है हमारे, देखो यहाँ पर गंगा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मिलती है। ये जो कोपेन का जो मैप है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, सारे एग्जाम्स में हमसे पूछते हैं। देखो ध्रुवीय प्रकार की जो जलवायु जो ई प्रकार की जलवायु कहा गया है हमारे, जो हमारे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आती है। इसके अलावा मरुस्थलीय जलवायु है हमारा BWHW, BW इसमें कैपिटल है और ये दोनों स्मॉल हैं, ये गर्म मरुस्थल को प्रेजेंट करता है। इसके बाद BSHW जो है, B और S हमारा कैपिटल में है, HW हमारा किसमें है, स्मॉल में है। ये हमारे अर्ध शुष्क क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, शुष्क मरुस्थलीय अर्ध शुष्क। CWG है जो हमारा गंगा का जो मैदानी क्षेत्र बात करें या उत्तर का विशाल मैदान गए उस क्षेत्र को हमारी प्रेजेंट करती है। इसके अलावा ये देखो AS ये है हमारा ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसूनी प्रकार है। AMW ये हमारा मानसूनी प्रकार है। यहाँ पे BSHW हमने यहाँ पढ़ा है अर्धशुष्क का ही एक क्षेत्र यहाँ पर हमें मिलता है।